हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने CSS एनिमेशंस के बारे में पढ़ा था। हम अपने एलिमेंट पर किस तरीके से एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम यूज़ करेंगे @, फिर हम लिखेंगे की फ्रेम्स और हम अपनी एनिमेशन को एक नाम देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी एनिमेशन को नाम दिया देता है टेकजीन। उसके बाद एनिमेशन अप्लाई करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। या तो हम लिखें फ्रॉम टू के जरिए हम एनिमेशन लगा सकते हैं, या हम परसेंटेज को यूज़ करते हुए एनिमेशन लगा सकते हैं। ये परसेंटेज वाला तरीका एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन फ्रॉम टू भी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, तो मैंने इसलिए आप लोगों को फ्रॉम टू का भी बताया था। फ्रॉम टू में क्या है कि आपकी एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ पर आपकी एनिमेशन एंड हो, इसके अंदर जो भी आप प्रॉपर्टी दोगे उस चीज़ पर आपकी एनिमेशन अप्लाई होंगी। फिर अगर हम बात करेंगे परसेंटेज वाली, तो परसेंटेज क्या होता है, ये जो परसेंटेज काम कर रही होती हैं, ये परसेंटेज काम करती हैं एनिमेशन ड्यूरेशन पे। अब एनिमेशन ड्यूरेशन अगर मैंने 4 सेकंड दिए तो ये 0%, 4 सेकंड का 0% पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, 4 सेकंड के 25% पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, 4 सेकंड के 50% पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, 4 सेकंड के 75% पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। इसके अंदर हम मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 0% लेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी देंगे उस पर हमारी एनिमेशन अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पे 25% लिखें, हम यहाँ 5% भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। बस स्टार्ट हमने 0 से करके एंड हमने 100% पर करना है। ठीक है, अब जिस भी एलिमेंट पर हम जो है वो एनिमेशन लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसमें एनिमेशन में प्रॉपर्टी क्या देनी है, जो सबसे ज़रूरी है वो क्या है, एनिमेशन नेम, कि कौन सी एनिमेशन अप्लाई करना चाह रहे हो। तो एनिमेशन नेम जो ऊपर मैंने एनिमेशन का नाम दिया था टेकजीन, वही मैं यहाँ पर लिख लूंगा, ताकि उसके अंदर जितनी भी एनिमेशन हो वो इस एलिमेंट पर अप्लाई हो जाए। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मैं दूंगा एनिमेशन ड्यूरेशन की। एनिमेशन ड्यूरेशन का मतलब 4 सेकंड, तो ये जो 0%, 10%, 20% जो मैंने दिए थे वो इस 4 सेकंड के अकॉर्डिंग चलेंगे। 4 सेकंड का मतलब एनिमेशन ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि आपकी जो स्पीड होगी, मतलब एनिमेशन की जो स्पीड होगी वो किस होगी। अगर मैं यहाँ पर जितनी कम मैं यहाँ पर टाइम दूंगा उतनी तेजी से एनिमेशन हो रही होगी, जितना ज़्यादा मैं टाइम दूंगा उतनी आराम आराम से आपको एनिमेशन होते हुए दिखेगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एनिमेशन डिले की, तो एनिमेशन डिले का क्या मतलब है कि आपकी जो जैसे ही आपका वेब पेज वो हो रिफ्रेश हो, तो उसके कितने सेकंड बाद जो है वो आपकी एनिमेशन स्टार्ट हो। तो मैंने लिखा है 1 सेकंड, तो रिफ्रेश होने के 1 सेकंड बाद मेरी एनिमेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास एनिमेशन आइट्रेशन काउंट की प्रॉपर्टी। इसमें अगर हम 2 लिखेंगे तो मेरी एनिमेशन 2 बार चलेगी, 3 लिखेंगे तो 3 बार चलेगी, और अगर इनफाइनाइट लिख दूंगा तो मेरी एनिमेशन चलती रहेगी। उसके बाद अगर हम कुछ ऐसी एनिमेशन बनाना चाहते हैं कि जो पहले शुरू में स्लो हो, फिर फास्ट हो जाए, फिर एकदम स्लो हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन इज इन आउट वैल्यू के साथ। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी थी कि एनिमेशन डायरेक्शन रिवर्स की। एनिमेशन डायरेक्शन रिवर्स का मतलब अगर मैंने जो प्रॉपर्टी मैंने 100 में दी, 100% पे दी, वो पहले अप्लाई होगी, मतलब उल्टा काम होगा। 100 से स्टार्ट होगी और 0 पे जाएगी। वैसे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, 100 पे आती हैं चीज़ें, लेकिन एनिमेशन डायरेक्शन रिवर्स में क्या होगा, 100 से स्टार्ट होगी और 0 पे जाएगी। तो ये हमारे पास थी एनिमेशन। अब और भी हमारे पास एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि MDN CSS रेफरेंस की वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ जाकर एनिमेशन की और प्रॉपर्टीज़ को, उनकी वैल्यूज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी एनिमेशन की स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा सारी चीज़ों का, बस सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और होंगी, उनकी वैल्यूज़ और होगी। जैसे ईज इन आउट में ईज इन भी होती है, ईज भी होती है, तो इनको आप करके देख सकते हो। अब आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडिया प्रिंट्स का। तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल बनाते हैं। उसका नाम मैं रख लूँगा मीडिया प्रिंट डॉट HTML के नाम से। ठीक है, और एक और मैं फाइल बनाऊँगा, उसका नाम मैं रख लूँगा मीडिया प्रिंट डॉट CSS के नाम से। ये दो मैंने फाइल्स बना ली। मीडिया प्रिंट डॉट HTML की फाइल में आऊँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, हिट एंटर करूँगा, HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो गई। टैब प्रेस करके, दोबारा टैब प्रेस करके टाइटल के टैग में आकर मैं लिख लूँगा CSS मीडिया का छोटा बनाना है, मीडिया प्रिंट्स। ठीक है, उसके बाद मैं एक काम ये करूँगा कि मैं यहाँ बॉडी के टैग में आता हूँ। बॉडी के टैग में आकर मैं एक काम करता हूँ कि पहले डिव बना लेता हूँ, एक डिव के बाद में एक H1 बना लेता हूँ। H1 के अंदर मैं लिख लेता हूँ CSS मीडिया प्रिंट्स लिख लेता हूँ। यहाँ पर ई दोबारा कैपिटल हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। उसके बाद एक काम करते हैं कि एक पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ के अंदर मैं दे दूंगा lorem 26 दे देता हूँ, 26 वर्ड्स का पैराग्राफ आ गया। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ कि एक H2 भी बना लेता हूँ। H2 के अंदर मैं लिख लेता हूँ हाई लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। उसके बाद एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ। इस पैराग्राफ के अंदर मैं दे दूंगा 30 वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी CSS की फाइल को लिंक करवाऊंगा। लिंक कैसे करवाते हैं, लिंक कॉलन CSS से। style.css की जगह मैं लिख लूँगा यहाँ पर मीडिया प्रिंट डॉट CSS। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, गो लाइव पर क्लिक करेंगे। लाइव सर्वर क्या करेगा, मीडिया प्रिंट डॉट HTML की फाइल को हमारे वेब ब्राउजर में ओपन करके दिखा देगा। तो जो मैंने टाइटल दिया है, जो मैंने हेडिंग टैग्स दिए हैं, जो मैंने पैराग्राफ्स दिए हैं, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगी। देखो ये यहाँ पर आ जाएंगी।
अब अगर मैं बात करूँ मीडिया प्रिंट्स की, तो देखो बहुत कम लोग इस टॉपिक को पढ़ाते हैं, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। मान लो कि एक वेबसाइट है और मैं उसको क्या करवाना चाहता हूँ, मैं उसका प्रिंट निकलवाना चाहता हूँ। तो बहुत बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, जिन लोगों ने वेब पेजेस प्रिंट वगैरह करवाए होंगे, जब हम प्रिंट करवा रहे होते हैं तो बहुत सारा ऐसा डिज़ाइन होता है जो हमें वेब पेज पर दिख रहा होता है, लेकिन प्रिंट पर वो हमें नहीं आ रहा होता। वो क्यों नहीं आता? वो इस वजह से नहीं आता कि जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिंट के लिए एक अलग स्टाइलिंग करके लगते हैं। अब देखो वो करी क्यों जाती है। फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है ब्लॉग की, मुझे जो उस ब्लॉग में काम है, मुझे काम है सिर्फ मुझे सिर्फ इस कंटेंट से काम है, मुझे ना इमेज से काम है, मुझे ना वीडियोस वगैरह से काम है, मुझे ना नेव बार से काम है, मुझे ना साइड बार से काम है, मुझे ना उसके फुटर से काम है, मुझे काम है सिर्फ इस कंटेंट से। तो अगर मैं मीडिया प्रिंट यूज़ नहीं करूँगा, प्रिंट के लिए स्टाइलिंग अलग नहीं करूँगा, तो क्या होगा, जब एक कोई भी अगर यूज़र प्रिंट करवाने लगेगा तो उसको नेव बार भी मिल रहा होगा प्रिंट में, साइड बार भी मिल रहा होगा, फुटर भी मिल रहा होगा, जो उसके लिए ज़रूरी है ही नहीं, उसके लिए तो सिर्फ ये कंटेंट ज़रूरी है ना। तो इसके लिए हमें स्टाइलिंग करनी पड़ती है अलग से, ठीक है। तो अब ये अभी जो हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं वो क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए होती है। अगर मैं इसको भी प्रिंट करवाने लगूँगा तो इसके साथ भी अभी देखो प्रिंट के लिए क्या होता है, या तो आप कंट्रोल पी यूज़ कर लो, या फिर आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर प्रिंट के लिए जाओगे तो देखो यहाँ पर प्रिंट के लिए देखो अभी ये मुझे यहाँ पर स्टाइल दिखाएगा, ये यहाँ पर लोड कर रहा है इस चीज़ को, मेरे वेब पेज को देखो ये स्टाइल दिखा रहा है, ये बिल्कुल मुझे ऐसा स्टाइल दिखा रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब भी मैं इस वेब पेज को प्रिंट करवाऊँ, ये जो हेडिंग्स है ना, ये गायब हो जाए, और क्या हो जाए, और ये हो जाए कि ये जो कंटेंट दिया हुआ है इसका साइज़ बढ़ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास 3 तरीके होते हैं मीडिया प्रिंट्स को यूज़ करने के। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। अब 3 तरीके में से कौन-सा हमने यूज़ करना है? देखो एक तरीका ये होता है कि अगर आपके पास प्रिंट की स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है? प्रिंट सीएसएस के लिए आपके पास स्टाइलिंग जो है वो ज़्यादा है, मतलब आप जो प्रिंट के लिए जो वो स्टाइलिंग करना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप जैसे आपने एक ये सीएसएस की एक्सटर्नल फाइल बनाई है, वैसे ही आप प्रिंट के लिए भी बना लो। अब जब प्रिंट के लिए बनाओगे तो उसको यहाँ पर लिंक कैसे करवाओगे? लिंक उसको कराने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे यूज़ करोगे लिंक, ठीक है? कॉलन सीएसएस ही यूज़ करोगे, स्टाइल डॉट सीएसएस की जगह जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जांपल आपके एक्सटर्नल फाइल का नाम है प्रिंट सीएसएस, ठीक है? ये यूज़ कराने के बाद आपने एक एट्रीब्यूट और यूज़ करना है, और वो है मीडिया का। मीडिया के प्रिंट यहाँ आकर आप लिख लोगे प्रिंट। अब देखो, अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पर हमने मीडिया क्यों यूज़ किया? क्योंकि देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो भी हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं वो मीडिया के लिए होती है, सारे मीडिया के लिए। टोटल हमारे पास कितने मीडिया होते हैं? 2 होते हैं। या तो स्क्रीन मीडिया होता है जिसमें आपके पास ये लैपटॉप, पीसी, मोबाइल वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और एक दूसरा मीडिया होता है वो होता है प्रिंट का। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये जो आपने स्टाइलिंग करी ये सबके लिए है। ऐसा ही है, स्क्रीन पे भी जो डिज़ाइन आ रहा था वही डिज़ाइन अभी जब मैंने आपको प्रिंट का दिखाया उस पे भी वही आ रहा था। लेकिन मैं चाहता हूँ प्रिंट के लिए अलग डिज़ाइन बनाना, तो मैंने एक प्रिंट के लिए क्या करा, एक प्रिंट डॉट सीएसएस के नाम से फाइल बनाई, उसके अंदर जाकर मैं प्रिंट के लिए स्टाइलिंग कर सकता हूँ और उसको ऐसे करके यहाँ पर लिंक करवा सकता हूँ। एक ये तरीका है। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट, ठीक है? ये मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, एक कमेंट और लगाता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट मेथड टू लिंक प्रिंट मीडिया सीएसएस, ठीक है? फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? कंट्रोल एस इसको सेव कर लेता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग सीएसएस की फाइल है उसमें आओ आप, और उसमें आकर आप यहाँ पे लिखो @import लिखने के बाद आपकी जो सीएसएस का फाइल है, जो आपने एक न्यू सीएसएस की फाइल बनाई है प्रिंट के नाम से, उसमें आप लिख लो प्रिंट डॉट सीएसएस, जैसे ये आपकी प्रिंट वाली सीएसएस की फाइल है, और यहाँ पर आकर आप लिख लो प्रिंट सेमीकोलन। तो ये आपके पास क्या तरीका हो जाएगा? दूसरा तरीका हो जाएगा किस चीज़ का? ये आपके पास दूसरा तरीका हो गया। एक मिनट, मैं यहाँ पे कमेंट भी लिख लेता हूँ, इसको यहाँ पे करके यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड मेथड टू लिंक प्रिंट मीडिया सीएसएस, ठीक है? और जो तीसरा तरीका है वो तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि अगर वो तीसरा तरीका कब यूज़ होता है? देखो ये 2 तरीके कब हैं? जब आपके पास प्रिंट सीएसएस में प्रिंट के लिए जो आपने स्टाइलिंग करनी है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसको अलग से फाइल बनानी पड़ेगी, वरना वो कंजस्टेड हो जाएगी चीज़ें, ठीक है? अगर आप उसको इसी फाइल में कर दोगे। एक तो ये तरीका है, अगर आपके पास प्रिंट स्टाइलिंग ज़्यादा है तो आपने एक अलग स्टाइल बनाई और उसको आप इस तरीके से भी लिंक करवा सकते हो, और वरना आप उसको यहाँ पर इस तरीके से भी लिंक करवा सकते हो। तीसरा तरीका ये वो तब यूज़ होता है जब आपकी जो प्रिंट स्टाइलिंग है वो बहुत कम हो। जैसे अभी मेरा जो वेब पेज का जो काम है वो बहुत कम है, तो मैं तीसरा वाला तरीका यूज़ करूँगा। वो तीसरा तरीका क्या है? मैं यहाँ पर आऊँगा, लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा मीडिया लिखने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट के बाद मैं यहाँ पर लगाऊँगा कर्ली ब्रैकेट के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि भाई H1 जो है मेरे H1 है, और दूसरा मैंने क्या यूज़ करा था? दूसरा H2 यूज़ करा था। तो मैं चाहता हूँ कि H1, H2
ये जो दो हैं मेरे एलिमेंट्स, इनको क्या करो, जब जब भी प्रिंट करवाने लगे कोई, उसका डिस्प्ले क्या कर दो, नन कर दो, उसको गायब कर दो। एक तो पहला काम तुमने ये करना है प्रिंट में। दूसरा काम तुमने प्रिंट में क्या करना है, दूसरा काम तुमने ये करना है कि जो तुम्हारे पैराग्राफ हैं उसका क्या करो, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दो। उसका फ़ॉन्ट साइज़ तुम कर दो 30 पिक्सल। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अभी आप आकर देखोगे कोई चीज़ नहीं हुई है। रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने मीडिया उसके लिए नहीं बोला, आपने स्क्रीन के लिए नहीं बोला, आपने किसके लिए बोला, प्रिंट के लिए। प्रिंट के लिए अब ज़रा मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको लिखता हूँ। अब देखना, अब जो यहाँ पर वेब पेज प्रिंट होने के लिए आएगा वो कैसा होगा। ये यहाँ पर लोड कर रहा है। अब देखो इसका क्या हुआ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ गया और यहाँ से हेडिंग भी इसकी गायब हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रिंट करवाते टाइम की स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर आप जितनी स्टाइलिंग करना चाहो, जिस तरीके से भी, जो सारी हमने CSS पढ़ी है वही सारी CSS अप्लाई होगी। कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पर, बस सिर्फ आपको यूज़ करने के तरीके आने चाहिए। और आपके ऊपर है ये कि आप जब प्रिंट करवाना चाहो तो आप क्या क्या चीज़ हाइड करवाना चाहते हो, किस चीज़ का फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हो, किस चीज़ का कलर चेंज करवाना चाहते हो। मान लो अगर मैं इसका कलर भी जो है वो चेंज करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँगा कलर, ठीक है। कलर के बाद मैं इसको लिख लूँगा डार्क ब्लू कर लेते हैं, चलो ब्लू कर लेते हैं, इसको ब्लू कर लेते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर अगर मैं आपको वापस दिखाऊं, यहाँ पर कंट्रोल पी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, आप इस तरीके से भी जा सकते हो, ठीक है। अभी ये लोड करेगा, लोड करने के बाद ये देखो इसने ये इस तरीके से मुझे स्टाइल करके दे दिया। तो ये होती है हमारी प्रिंट स्टाइलिंग। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। आप इमेजेस को हाइड करना चाहो, इमेजेस को हाइड कर दो। आप हेडिंग्स को हाइड करना चाहो, नैव बार को हाइड करना चाहो, किसी चीज़ को हाइड करना चाहो, किसी चीज़ का एक्स्ट्रा दिखाना चाहो, बैकग्राउंड कलर दिखाना चाहो, कलर चेंज करना चाहो, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहो, कुछ भी करना चाहो आप इस तरीके से कर सकते हो। बस @मीडिया प्रिंट लिखोगे तो ये इस तरीके से होगा। अगर यहाँ पर मैं कोई स्टाइलिंग करूँगा तो वो दोनों पर अप्लाई होगी, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर जो मैं स्टाइलिंग करूँगा वो दोनों पर अप्लाई होगी, और अगर मैंने अलग से कोई स्टाइलिंग करनी है प्रिंट के लिए तो मैं उसके अंदर यहाँ पर आकर कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास होता है प्रिंट मीडिया। इसको ये भी कहा जाता है प्रिंट स्टाइलिंग भी कहा जाता है, इसको इस टॉपिक से भी नाम से जाना जाता है, और एक मीडिया प्रिंट के नाम से भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।